Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to do part 2 of Unit 4 Block 2 MPCE 031, that is MAPC second year students who have opted for organizational psychology. दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइज और बेसिकली जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन डेप्थ समझना चाहता है वो भी इसको देख सकता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिनको पढ़ना है वही देखे. सो एंटीसीडेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट ये टॉपिक है जो हम आज समझेंगे. इसमें इन्होंने बोला है कि 3 एंटीसीडेंट कैटेगरीज हैं. जो ये कौन सी कैटेगरीज होती हैं? ये वो कैटेगरीज हैं जो डिसाइड बताती हैं हमें कि ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट कैसे हम दिला सकते हैं किसी को. कोई कमिटेड कैसे हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं. सो एक तो पर्सनल वेरिएबल हो गया. पर्सनल वेरिएबल में क्या क्या आ रहा है? एज, जेंडर, ऑर्गेनाइजेशनल टेन्योर मतलब कितने टाइम तक वो ऑर्गेनाइजेशन में बना हुआ है, एजुकेशनल लेवल, एंड देन पर्सनल उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो पर्सनल वेरिएबल में आ जाते हैं. अगर हम वर्क सिचुएशन और ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो इसमें जॉब रोल कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, देन करियर मोबिलिटी, जॉब चैलेंजेस कितने मिल रहे हैं, जॉब लेवल क्या है, रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, रोल एम्बिग्यूटी, ऑटोनॉमी कितनी मिल रही है, वर्किंग आवर्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. वर्क एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, सोशल इन्वॉल्वमेंट कैसा है, पर्सनल इंपॉर्टेंस कितनी दी जा रही है ना, और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स भी होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं. तो इन तीनों कैटेगरीज को इन्होंने डिटेल में समझाया. हम वन बाय वन सबको समझेंगे. पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक जो पहला एंटीसीडेंट कैटेगरी है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, उसके बारे में बात करेंगे. तो जो कमिटमेंट है वो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड करती है. जैसे पहला जो है एज एंड टेन्योर. एज एंड टेन्योर जो है पॉजिटिवली रिलेटेड माने जाते हैं कमिटमेंट से. क्यों? क्योंकि जो लोग ओल्ड होते जाते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में ही रहना चाहते हैं, वो फालतू में इधर उधर भागते नहीं है. क्योंकि एज हो गई, आप भागने से कोई फायदा नहीं है ना. तो एक जगह पे बने रहो. वैसे भी उनकी इतनी पोजीशन पहुंच गई होती है कि वो सफिशिएंटली अर्न कर रहे होते हैं. सो बस एंजॉय करने का काम करते हैं वो. तो उस जॉब को बहुत अच्छे से जान गए होते हैं कि कैसे करना है. तो उनको ज्यादा चैलेंजेस पसंद नहीं होते हैं. सो इमोशनल अटैचमेंट भी कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन से, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि इमोशनली आप अटैच्ड हो जाते हो उस ऑर्गेनाइजेशन से. और फिर आप ये जॉब स्विच करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है. सो ओल्डर वर्कर्स जो होते हैं वो लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहते हैं क्योंकि उनको पेंशन प्लान्स, बेनिफिट्स, बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छे से मिल जाती हैं. जो ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं एज के साथ डिमिनिश भी होने लगती हैं. ये भी एक फैक्टर है. और सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी यही कहती है कि भाई बने रहो, जहाँ हो वहीं बने रहो. सो अनकमिटेड एम्प्लॉयज़ जो होते हैं जनरली वो ज़रूर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देंगे. आप देखेंगे कि वो छोड़ेंगे, इधर उधर जंप लगाते रहेंगे, दूसरी कंपनी में जाएंगे, फिर उधर जाएंगे. सो जिनमें हाई कमिटमेंट रेट होगा वही रिटेन करते हैं. नाउ जेंडर की बात करें तो पहले रिसर्च में ऐसा आया था कि विमेन ज़्यादा कमिटमेंट शो करती हैं कंपनी के साथ. लेकिन अब पता चला है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है जेंडर्स का ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट से. मैरिटल स्टेटस की बात करें तो मैरिड लोग ज़्यादा कमिटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से एज कम्पेयर टू अनमैरिड लोग. क्योंकि मैरिड लोगों के पास फाइनेंशियल बर्डन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो उनको स्टेबिलिटी चाहिए, उन्हें सिक्योरिटी चाहिए जॉब की. तो दैट इज़ वाई वो कमिटमेंट करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ. अनमैरिड लोगों में फ्रीडम होती है तो दे कैन चूज वट एवर दे वॉन्ट. एजुकेशन की बात करें तो जो हायर एजुकेशन के लोग होते हैं ना उनमें लो कमिटमेंट देखा गया है क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज तलाशते रहते हैं. उन्हें मालूम है उनकी वैल्यू क्या है, उन्होंने कितना ज़्यादा लर्न कर लिया है चीज़ें. अब वो अगर उनकी जो नीड्स है वो ऑर्गेनाइजेशन से नहीं मिल रही है, उनकी जो उन्हें प्रोग्रेस नहीं मिल रही है अपने करियर में, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन से कमिटेड नहीं होंगे. वो अल्टरनेटिव वर्क अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे जहाँ पे उनको लगेगा कि हमारी एजुकेशन लेवल का हमें काम मिल रहा है. तो लो लेवल ऑफ एजुकेशन जिनकी है वो जनरली उनको मुश्किल होता है कहीं पे नया जॉब मिलने के लिए, तो वो उनमें कमिटमेंट ज़्यादा देखा गया है. पर्सनल एट्रीब्यूट्स की बात करें तो अगर वर्क ओरिएंटेड, लाइफ इंटरेस्ट्स, अचीवमेंट, मोटिवेशन, सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस, ये वाली चीज़ें एक पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं जो इंसान को आगे पुश करती है कि वो कमिटेड होना चाहता है कि नहीं होना चाहता है, वो किस तरह से अपने जॉब को देखता है. नेक्स्ट जो टॉपिक इसका जो हम एंटीसीडेंट्स पढ़ रहे थे, तो पहला तो पर्सनल एट्रीब्यूट था जिसमें ये सारी चीज़ें आ गई, पर्सनल वेरिएबल्स. एंड देन सेकंड वर्क सिचुएशन है, ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम यहाँ पे देखेंगे. वर्क सिचुएशन है ना, ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कमिटमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं. सो वर्क कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ गया? टास्क ऑटोनॉमी है. अगर आपको कोई काम मिला है और आपके हाथ में वो काम है, आपको आता भी है,
ऑब्वियसली यू डोंट वांट कि कोई और इंटरफेयर करे आपके काम में आके, लेकिन अगर आपके काम को आते हुए भी कोई और बीच में बार बार डिस्टर्ब करे आके कि ये ऐसा वैसे, तो ऑफ कोर्स आप पसंद नहीं करेंगे। तो जहाँ पे टास्क ऑटोनॉमी मिल जाती है, फीडबैक मिलता है कि आपने ये परफॉर्मेंस ऐसा किया है और हमें ये चाहिए है, और जहाँ पे जॉब चैलेंजेस भी मिलते हैं, यानी कुछ नया काम मिलता है, ये नहीं कि एक रिपीट टेलीकास्ट एक क्लर्क की तरह सेम टाइपिंग वाला काम करते जा रहे हो, वैसा नहीं, कुछ चैलेंजिंग वर्क मिल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं प्रमोशन की, आपको ट्रेनिंग मिल रही है, आपको कोई मेंटरिंग मिल रही है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको आपके लीडरशिप को समझा जा रहा है। सो वहां पे आप टिकना चाहते हो, आप काम करना चाहते हो, आप कमिट होना चाहते हो, है ना। सो ये सारी चीजें आपको इन्फ्लुएंस करती है। जॉब एंड रोल कैरेक्टरिस्टिक्स इसका फर्स्ट टाइप है जो हम समझेंगे जॉब एंड रोल कैरेक्टरिस्टिक्स में। वैसे तो मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया, ऑलमोस्ट थोड़ा और होगा। करियर मोबिलिटी एंड जॉब चैलेंज, ये दोनों चीजें जो है वो पॉजिटिवली रिलेटेड मानी गई हैं ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट के साथ। रोल कॉन्फ्लिक्ट, रोल ओवरलोड एंड रोल एम्बिग्यूटी, इनका नेगेटिव कोरिलेशन है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट के साथ। इसका मतलब क्या है, अगर रोल में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, मतलब आपको भी काम पकड़ा दिया गया, सेम काम दूसरे को भी पकड़ा दिया गया, और आप दोनों आपस में भिड़े जा रहे हो कि ऐसा है वैसा है, मैं ये समझता हूँ तुम। देन रोल ओवरलोड, आपको जो काम दिया है उसमें इतना काम दे दिया कि आपके बस की नहीं हो रही कि आप वो पूरा कंप्लीट करो। रोल एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन है, कौन काम कौन करेगा, काम है लेकिन काम कौन सा कौन लेना चाहता है, या एक ही काम को दो लोग करना चाहते हैं और एक को कोई नहीं करना चाहता है। तो ये इसका नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट से, क्योंकि आपको मालूम है आपको ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं दे रहा जो आपको चाहिए है ना। और अगर चैलेंजिंग वर्क है लेकिन आप ही कोई दिया जा रहा है तो ऑफकोर्स आप खुश होगे करने के लिए। ऑटोनॉमी जो है वो पॉजिटिवली रिलेटेड मानी गई है। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बहुत ज़्यादा चांस मिलती है कैसे वो एम्प्लॉयज़ को रिटेन करे, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो चैलेंजेस दे, इंटरेस्टिंग काम दे, अनएम्बिगुअस होना चाहिए, नॉन कन्फ्यूजिंग, मतलब नॉन कन्फ्यूजिंग वर्क होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड जॉब्स होने चाहिए। सो वो जो एम्प्लॉय होता है उसको सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट देता है ना। प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज, ऑफ कोर्स ऐसी पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस जो एम्प्लॉय को आगे मूव करने में हेल्प करती है, अपने करियर में आगे मूव करने के लिए हेल्प करती है, वो लोग ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा कमिटेड फील करते हैं। जो कमिटमेंट है वो एम्प्लॉय में ज़्यादा देखा गया है जहाँ पे प्रमोशन होता है, और प्रमोशन जब होता है तो उनकी काबिलियत के हिसाब से होता है। तो ये पॉजिटिवली रिलेट किया गया है कि वो प्रमोशन पॉलिसीज़ को कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। प्रमोशन पॉलिसीज़ को फॉलो करके अगर दिया जा रहा है प्रमोशन तो वो कमिटमेंट देखी जाएगी। ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट है तो कमिटमेंट देखी जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज। अगर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे वर्क कर रही है कोई भी कंपनी, सो ऑफ कोर्स एम्प्लॉय जो है उस कंपनी में टिकना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है उसकी केयर हो रही है, उसको सपोर्ट मिल रहा है, उसको कहीं ना कहीं ग्रोथ मिल रही है। तो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एक्टिविटीज जो है वो इम्प्रूव करती है एम्प्लॉय को, उसको डेवलप करती है, उसकी स्किल्स एंड एबिलिटीज को बढ़ाती हैं। सो दैट इज हाउ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। सो बार्लेट्स की स्टडी में ये नर्सेस के ऊपर की थी इन्होंने स्टडी, यूएस के हॉस्पिटल में। उन्होंने ये बताया कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका एटीट्यूड्स जो था ट्रेनिंग की तरफ, वो उसमें उन्होंने क्या क्या नोटिस किया कि उनको ट्रेनिंग की असेसमेंट मिले, मतलब वो ट्रेनिंग को ले सके, ट्रेनिंग उन्हें मिलती रहे, सोशल सपोर्ट मिले ट्रेनिंग में, उनको मोटिवेशन हो लर्निंग के लिए, और उनको बाकी के भी बेनिफिट्स मिले उस ट्रेनिंग के थ्रू। सो वो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट शो करते हैं ना। जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो ऑफ कोर्स ये तो बहुत बट ऑब्वियस चीज़ है, अगर आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी तो वो पॉजिटिवली रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट के साथ। आप ऑफ कोर्स जॉब करोगे क्योंकि आपको सिक्योरिटी दी जा रही है कि हम तुम्हें कभी नहीं निकालेंगे, सो आप उस ऑर्गेनाइजेशन से बने रहोगे, राइट। लीडरशिप बिहेवियर, जब भी एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट किया जाता है, उनको कंसीडर किया जाता है, तो वो ज़्यादा कमिटमेंट शो करते हैं। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन आया है इसमें। अगर एम्प्लॉय ये नोटिस करता है कि लीडरशिप का बिहेवियर जो है वो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है,
करिश्मा प्रोवाइड करता है, इंडिविजुअलाइज्ड कंसीडरेशन होता है, मतलब हर एक एम्प्लॉयज़ को देखते हुए उनके साथ कस्टमाइज्ड बिहेवियर होता है, और उनको रिवार्ड भी दिया जाता है, उनकी इमोशंस को समझा जाता है, उनको इंसान समझा जाता है, मशीन नहीं समझा जाता। एंड देन नॉर्मेटिव एंड कंटिन्यूअस कमिटमेंट भी हम ऐसे एम्प्लॉयज़ में नोटिस करते हैं। Now, organizational justice is something that everyone seeks, right? So, two important dimensions जो organizational justice के हैं वो है procedural justice and distributive justice. अब ये क्या आ गए, ये दोनों जस्टिस क्या होते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को पहले हम समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का क्या मतलब होता है, अगर एम्प्लॉय ये परसीव करता है कि जो कंपनसेशन उसको रिसीव हुआ है अपने काम के बदले वो फेयरनेस से हुआ है, ऐसा प्रोसीजर ऐसे ढंग से किया गया है जो फेयर है, उसको फेयर लगता है जो भी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन उसको रिसीव हुआ है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस माना जाता है। प्रोसीजरल जस्टिस क्या होता है कि जब वो ये देखता है कि जो अमाउंट उसको मिलना है वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करते हुए ही दिया गया है, तो इंसान प्रोसीजरल जस्टिस को फेयर मानता है कि कोई प्रोसेस फॉलो किया गया, उसके बाद डिसाइड किया गया कि ये अमाउंट दिया जाएगा। तो एक तो है जो उसने काम किया और उसको जो अमाउंट मिला वो तो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, एंड देन अमाउंट जो डिसाइड किया गया वो क्या एक फेयर प्रोसेस से किया गया कि नहीं, तो वो है प्रोसीजरल जस्टिस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड प्रोसीजरल जस्टिस दोनों ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट से रिलेटेड माने गए हैं, और जो प्रोसीजरल जस्टिस है वो ज़्यादा बेटर प्रेडिक्टर है एम्प्लॉय कमिटमेंट के लिए, क्योंकि हमें यही मैटर ज़्यादा करता है कि क्या हमें जिस तरह से हमारे लिए रिवार्ड डिसाइड किया गया क्या पूरा कंसीडर किए चीज़ें या नहीं की। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो होता है वो बेटर प्रिडिक्टर होता है पर्सनल आउटकम के लिए, पे सेटिस्फेक्शन के लिए, कि भाई जब पे जब दे रहे हैं तब क्या तब वो सबको सही से दिया है कि नहीं। तो फेयर प्रोसीजर्स डिसीजन मेकिंग में हुआ है कि नहीं हुआ है, एविडेंसेस नोटिस किए हैं कि नहीं किए हैं, जेन्युइन केयर रखी है उस टाइम पे या नहीं एविडेंस को देखने के लिए, और एम्प्लॉय के वेलबींग के बारे में सोचा है कि नहीं सोचा है, ये सारे प्रोसीजर के अंदर आते हैं। दिस प्रोसेस जो आपने क्या प्रोसीजर यूज किया है पे को डिसाइड करने के लिए, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो मोटिवेटेड फील करते हैं और अपना एसोसिएशन करंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंटिन्यू रखते हैं ना। ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, किस तरह से एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करता है, उनको वैल्यू करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनकी वेलबींग का ध्यान रखता है। तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह से सपोर्ट है एम्प्लॉयज़ को। सो परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट एंड अफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, ये दोनों इंटर रिलेटेड माने गए हैं। तो ग्रेटर केयर कंसर्न सपोर्ट मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन का, तो कमिटमेंट भी ज्यादा होगा। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में बात करें, अगर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का मतलब होता है किस तरह के एजम्पशंस, बिलीव्स एंड वैल्यूज ऑर्गेनाइजेशन कैरी करता है, और वही डिसाइड करता है कि एम्प्लॉय कैसा अपना बिहेवियर रखेगा। सो इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होगा, यानी कि इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मतलब जहाँ पे इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से हम आगे के काम करते हैं, आगे के प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट का प्रिडिक्टर माना जाता है, जो ये बता देगा कि एम्प्लॉय रिटेन होंगे या नहीं होंगे। ऑफ कोर्स, और एम्प्लॉयज वांट्स न्यू टाइप ऑफ वर्क, न्यू इनोवेटिव वर्क, सो दैट इज वाई। तो अगर एम्प्लॉय कमिटमेंट बड़ा है तो वो एसोसिएटेड रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ, ज़्यादा टॉलरेंट होगा, स्टाफ ओरिएंटेड होगा, अचीवमेंट ओरिएंटेड होगा, इनोवेटिव एंड रिवार्डिंग भी होगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो होते हैं वो स्टाफ एम्पावरमेंट एंड ट्रस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और ये लिंक्ड होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट से भी। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अगेन इन्फ्लुएंस करता है सेंस ऑफ एंगेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन एंड बिलोंगिंग। तो एम्प्लॉयज़ जो हैं, जब ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अगर अच्छा है तो वो अपने आप को बिलोंग्ड फील करते हैं, वो उनको ये लगता है कि हम इनसे कनेक्टेड हैं, उनके सेंटीमेंट्स उससे जुड़ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। नाउ वर्किंग कंडीशंस ऑफ कोर्स क्लीन एंड अट्रैक्टिव सराउंडिंग होगी तो एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, स्मूथली वर्क करेगा। अगर जगह अच्छी नहीं है तो नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। टाइप ऑफ वर्क सेक्टर कैसा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं उनमें हाई लेवल ऑफ कंटिन्यूएंस कमिटमेंट होता है। अब कंटिन्यूएंस कमिटमेंट मतलब कि उन्हें क्योंकि फायदा मिल रहा है इसीलिए वो कंटिन्यू कर रहे हैं,
अगर फ़ायदा नहीं मिलता तो वो कंटिन्यू नहीं करते, उनको कोई और बेटर ऑप्शन मिलता है तो वो चले जाएंगे। सो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में ये दिख रहा है। जो पब्लिक सर्विस वाले हैं, जो पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयज़ है, उनको वो स्ट्रॉन्ग एथिक्स कैरी करते हैं, जॉब सिक्योरिटी के बारे में भी सोचते हैं, एंड पब्लिक एम्प्लॉयज़ ना अप्रिशिएट करते हैं सिक्योर जॉब सिचुएशंस को। नाउ वर्क एक्सपीरियंस, जो थर्ड कैटेगरी थी, वर्क एक्सपीरियंस में क्या आता है, जॉब इन्वॉल्वमेंट कितना है, लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन कितना है, एंड डिग्री ऑफ ट्रस्ट कितना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। ये 3 चीज़ें हैं जो वर्क एक्सपीरियंस में काउंट होती है। ये किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। जॉब इन्वॉल्वमेंट मतलब इंडिविजुअल का ईगो भी इन्वॉल्व होता है जब वो कोई काम कर रहा होता है, उसकी सेल्फ एस्टीम भी अटैच्ड होती है जो भी वो परफॉर्मेंस दे रहा होता है। सो अगर वो वर्क करेगा अच्छा तो क्या होगा, उसका ईगो सेटिस्फाई होगा, उसका सेल्फ एस्टीम हाई हो जाएगा, उसकी सेल्फ इमेज हाई फील करेगा, अपने आप को रिगार्ड करेगा वो। सो हाई इन्वॉल्वमेंट अगर हो एम्प्लॉय की जॉब में तो वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, वो उसकी केयर करता है उस जॉब की। तो जॉब इन्वॉल्वमेंट होने से ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट भी इम्पैक्ट होता है एंड पॉजिटिवली रिलेटेड है, मतलब कि जो अगर वो जॉब में इन्वॉल्व है तो वो कमिटेड है कंपनी से। जॉब सेटिस्फैक्शन, ये वही अब ये लोगों ने एक यहाँ पे दिया है कि जैसे चिकन एंड एग का डिबेट होता है ना, कौन पहले आया, वैसे ही जॉब सेटिस्फैक्शन ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट का भी है। आप ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है तो ऑटोमेटिकली आप जॉब सेटिस्फैक्शन आपके अंदर आ जाता है। अगर आप जॉब से सेटिस्फाइड हो तो ऑटोमेटिकली आप ऑर्गेनाइजेशन से कमिटेड हो। नाउ ट्रस्ट की बात करें तो पर्सन का जो डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस होता है किसी के अपने वर्ड और एक्शन पे किसी और के लिए, उसको हम ट्रस्ट कहते हैं। मतलब अगर किसी का बुरा टाइम चल रहा है तो वो वहाँ पे खड़ा रहेगा, हम ट्रस्ट करते हैं कि ये इंसान हमारे साथ होगा। तो जो डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस हम उस इंसान या उस सिचुएशन के लिए शो करते हैं, उस किसी ग्रुप के लिए शो करते हैं, उसको हम ट्रस्ट कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटीज़ पे अगर किसी का ट्रस्ट है, दैट मीन्स वो उसको किसी तरह से इन्फ्लुएंस करता है, उसके एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो ट्रस्ट लेवल अगर हाई है, एम्प्लॉयज़ सपोर्टिव होंगे, कमिटेड होंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनको पता होगा कि कंपनी हमारे को सपोर्ट करेगी जब हम नीड में होंगे, जब हमारा डिफिकल्ट टाइम होगा तो कंपनी हमारा सपोर्ट करेगी। अथॉरिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस या किसी और भी ऑर्गेनाइजेशन से हमारा कमिटमेंट का या ट्रस्ट का मतलब यही होता है। सो ये पॉजिटिवली रिलेटेड है। नाउ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट अगर है हमारा तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल कंस्ट्रक्ट है। इसमें पोटेंशियल होती है ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम को प्रिडिक्ट करने की, जैसे कि परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन से कमिटेड है तो उसकी परफॉर्मेंस के बारे में हमें पता चल जाता है। टर्न ओवर मतलब वो छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके बारे में पता चल जाता है। एब्सेंटिज्म कितनी होगी, टेन्योर कैसा रहेगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स उसके क्या रहेंगे, वो सब हमें पता चल जाता है अगर ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट एग्जिस्ट करती है। तो बहुत सारे डायमेंशंस के बारे में हम पता लगा लेते हैं अगर हमें ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट के बारे में पता है। ये निगेटिवली एसोसिएटेड है टर्न ओवर, एब्सेंटिज्म, काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर। निगेटिवली एसोसिएटेड मतलब जो इंसान कमिटेड है वो ये चीज़ें नहीं करेगा, टर्न ओवर नहीं दिखाएगा, एब्सेंटिज्म नहीं दिखाएगा, काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर नहीं दिखाएगा। और जो ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट है वो पॉजिटिवली रिलेटेड है जॉब सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर से। मतलब कि जो कमिटेड है अपने ऑर्गेनाइजेशन से वो मोटिवेटेड रहेगा, वो ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप भी दिखाएगा और जॉब सेटिस्फैक्शन भी दिखाएगा। तो पॉजिटिव कोरिलेशन देखा गया है जॉब परफॉर्मेंस का। लो कमिटमेंट अगर है तो वो ऑफकोर्स जैसे मैंने बताया उसका मॉरल भी डाउन होगा, उसका कंप्लायंस नहीं होगा कंपनी के साथ। देन हमेशा वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में निगेटिव बोलेगा, लोगों से जाके लोगों को गलत चीजें बताएगा। गलत बोलने पर क्या होगा कि जो अच्छे एम्प्लॉयज, टैलेंटेड एम्प्लॉयज है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आएंगे, रीच आउट नहीं करेंगे। सो अफेक्टिव कमिटमेंट के बारे में, अफेक्टिव कमिटमेंट क्या था, जो सबसे ईमानदारी वाला होता है कि वो अपने वैल्यू, जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज हैं उन्हीं को ही अपनी वैल्यू मानते हैं, वो अफेक्टिव कमिटमेंट होता है। तो वो स्ट्रांगली रिलेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम से और परफॉर्मेंस एंड टर्न ओवर
ये इनका हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो इनके क्या आउटकम होगा, टास्क कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी, करियर सेटिस्फेक्शन उनका कैसा होगा, इंटेंशन ऑफ लिविंग, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। एम्प्लॉयज़ जिनका हाई कंटिन्यूएंस कमिटमेंट है, मतलब कि जो पैसे को देख के, बेनिफिट को देख के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, अगर उनका ये हाई है तो उनका लो परफॉर्मेंस रेटिंग भी देखने के लिए मिल सकती है, और बहुत कम चांसेस है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर को शो करेंगे, वो भी कम दिखाई देता है। सो ऐसे हाई कंटिन्यूएंस कमिटमेंट जिनमें होता है वो फॉर्मल ग्रीवियंसेस शो कर देते हैं, मतलब अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे बता देते हैं। ऐसे एम्प्लॉयज जिनका हाई अफेक्टिव कमिटमेंट है, मतलब जो बिल्कुल चमचे वाले टाइप के हैं, वो कमिटमेंट तो शो करते हैं लेकिन लेकिन ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग वे में ऑर्गेनाइजेशन को रीच आउट करेंगे, मतलब क्योंकि वो अपनी कंपनी मानने लगते हैं उसको। सो वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने तरीके से बताएंगे। तो एम्प्लॉयर रिलेशनशिप जो होता है वो कभी सावर हुआ भी, सार मतलब खराब हुआ भी, लड़ाई झगड़ा भी हुआ तो भी वो छोड़ के नहीं जाते कंपनी को। कौन? अफेक्टिव कमिटमेंट वाले। अगर अच्छा, एक और चीज़ है जो ऑर्गेनाइजेशन को बच के रहना चाहिए, वो जिनमें अफेक्टिव कमिटमेंट देखने के लिए मिलता है ना, उनका नेगेटिव कंसिक्वेंस भी होता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उन्होंने एक पोजीशन को पकड़ के रखा हुआ है। अगर वो अच्छा भी नहीं कर रहे हैं तो भी वो पकड़ के रखा है उन्होंने उस पोजीशन को। अगर ऑर्गेनाइजेशन कुछ अच्छा, एक टैलेंटेड पर्सन को लाना चाहती है उधर जो ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो वो नहीं ला पाएगी क्योंकि ये बैठा हुआ है वहाँ पे। सो क्रिएटिविटी एंड एथिकल कंडक्ट्स जो है ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कैसे हम इसको हैंडल करें ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हमें नए लोग चाहिए तो हम पुराने लोगों को कैसे हटाएं जो आपसे कमिटेड थे, जो आपसे लॉयल थे। नाउ बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम लोगों में ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट इंक्रीज कर सकते हैं। हम क्या करें कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय आया है वो रहे उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसको छोड़ के ना जाए। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं इसके लिए। पहले हम चैलेंजेस समझेंगे और फिर हम क्या करें वो हम देखेंगे। चैलेंजेस है जैसे कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया है, बहुत सारी कंपनीज मर्ज हो रही है, ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। ये एम्प्लॉयज इसमें जॉब इनसिक्योर फील करते हैं, मतलब इनसिक्योर फील करते हैं अपने वर्क को लेकर। बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ हो रहा है तो वर्क फोर्स भी बहुत टेम्परेरी होती है। हम वो लोगों को रखेंगे जो जैसा प्रोजेक्ट हमें चाहिए, उन लोगों को हम हटा देंगे जो हमें नहीं चाहिए। तो ये वर्क फोर्स बार बार चेंज भी हो रही है। तो एम्प्लॉयज जो होते हैं वो उनका अटेंशन ज़्यादा किस पे होता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स लो जो हम जल्दी जल्दी अपने फायदे के लिए यूज करें। जिन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो जिसमें उनका ज्यादा कंट्रोल है, और ऐसी चीजों पे ज्यादा इन्वेस्ट करो जो उनके पर्सनल इंटरेस्ट है। तो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट जो है उसको इंक्रीज करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया है, लेकिन इन चीजों को करने से ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है कमिटमेंट में। जस्टिस एंड सपोर्ट, सबसे पहली चीज जो भी एम्प्लॉय चाहता है वो जस्टिस एंड सपोर्ट चाहता है। मतलब कि जो अफेक्टिव कमिटमेंट होता है, अफेक्टिव मतलब उसके ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज और मॉरल को फॉलो करना, ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑर्गेनाइजेशन जैसा समझना। जिसमें अफेक्टिव कमिटमेंट हाई होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारी जो भी एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशंस है उसको पूरा करता है। ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज है वो ऑर्गेनाइजेशन पूरी करे, फेयरनेस शो करे, फॉरगिवनेस शो करे, मॉरल इंटीग्रिटी शो करे। ये वाली चीजें हमें देखने के लिए मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन की साइड से। ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको सारे जो ग्रीवियंसेस है उनको एक प्रोसीजरल वे में हैंडल करना जरूरी है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम आई उसको रिजॉल्व करना होगा, और टू वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना होगा। ये नहीं कि एम्प्लॉय ने कुछ बोला और आप उसको जवाब ही नहीं दे रहे हो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी करे जा रहे हो। तो ऑर्गेनाइजेशन का एक रोल हो जाएगा कि वो एक प्रोसीजर को फॉलो करे जब भी कोई ग्रीवियंस आता है। कमिटमेंट शो करनी पड़ेगी एम्प्लॉय की तरफ से, और एम्प्लॉय को सपोर्ट करना पड़ेगा उसके वेलबींग के लिए, उसमें हायर लेवल ऑफ लॉयल्टी डालने के लिए। सेकंड जो जिस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट बढ़ा सकते हैं उसको वो है शेयर्ड इंटरेस्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर जो एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है उसके साथ अपने इंटरेस्ट को अलाइन कर ले
तो बात बन सकती है। जैसे कि कंपनीज अगर प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स उनके साथ शेयर करे, इंसेंटिव प्लान शेयर करे, कुछ बोनसेस, जितना भी फायदा हो रहा है कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी का उतना कुछ परसेंटेज एम्प्लॉय को भी देने लगे, तो एम्प्लॉय अपनी कंपनी जैसे ही समझने लगता है। और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एक तरीका है फेयर एडमिनिस्ट्रेशन का, जहाँ पे एम्प्लॉय को प्रॉफिटेबिलिटी का शेयर मिलता है तो वो हार्डवर्क भी करता है, इंटरेस्टेड भी रहता है, मोटिवेटेड भी रहता है और कमिटमेंट भी शो करता है। नाउ ट्रस्ट क्या है? पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस जब हम सामने वाले पे रखते हैं कि मुश्किल टाइम पे ये इंसान हमारा साथ देगा। सो ये रेसिप्रोकल एक्टिविटी भी होती है। अगेन अगर हमें ट्रस्ट चाहिए है तो हमें ट्रस्ट डेमोन्स्ट्रेट भी करनी पड़ेगी, राइट? तो ये एक तरह का रेसिप्रोकल एक्टिविटी हो गई ना। तो एम्प्लॉयज जो है वो आइडेंटिफाई करता है, फील करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे ट्रस्टवर्दी रहे, ऑर्गेनाइजेशन भी ये फील करता है कि वो कैसे ट्रस्टवर्दी रहे। सो जब ले ऑफ होता है, ये सबसे बड़ा ब्लो होता है एम्प्लॉय की लॉयल्टी का। अचानक से आके कंपनी बोल दे कि भाई आपको हम निकाल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सो जॉब सिक्योरिटी जो है उसको वो रिड्यूस हो जाती है एम्प्लॉय के अंदर। वो उसमें ट्रस्ट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर से हट जाता है ना। वो लॉयल्टी वाली बात तो खत्म ही हो जाती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि एक एंश्योरिटी देना, ट्रस्ट रखे कि भाई ऑर्गेनाइजेशन मुझे निकालेगी नहीं, ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा टाइम देगी या मुझे मेरी कुछ नीड्स को फुलफिल करेगी, एकदम से खाली हाथ नहीं छोड़ेगी। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्रीहेंशन। एम्प्लॉयज जो है जब समझते हैं कंपनी को और कंपनी के बारे में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जब समझते हैं, सो वो इनका बॉन्ड स्ट्रेंथन कर देता है। लॉयल्टी जो है वो इंक्रीज होने लगती है क्योंकि उनको पता है कि कम्युनिकेशन बहुत ओपन है और बहुत आराम से बताया जा रहा है हमें कि कंपनी में क्या चल रहा है। तो जो कॉर्पोरेट लीडर से लेके बाकी जो कोवर्कर्स हैं वहां तक ये अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि आपस में खुल के डिस्कशन किया जा सके। देन एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। अगर एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व किया जाए कंपनी को स्ट्रेंथन करने में, तो एम्प्लॉयज कनेक्टेड फील करते हैं। एम्प्लॉयज को फील होता है कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन हमें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करता है ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के लिए। सो इसीलिए उनकी वो परफॉर्म करते हैं, अपने तरह तरह के टास्क्स उन्हें दिए जाए तो वो परफॉर्म करते हैं और ऑटोनॉमी को भी एंजॉय करते हैं। सो ये जो प्रोग्राम ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं जो जॉब चैलेंज भी प्रोवाइड करता है, एनरिचमेंट भी प्रोवाइड करता है, एम्पावर भी करता है और एम्प्लॉय कमिटमेंट भी इंक्रीज कर देता है। नाउ लास्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज की स्किल्स को इंक्रीज करे, ग्रो करे, शार्पन करे, सो ऑटोमेटिकली वो कमिटेड फील करता है, वो रिटेन रहता है ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि उसको मालूम है उसकी ग्रोथ हो रही है। तो प्रोग्राम्स ऐसे डिजाइन करने चाहिए जो क्रॉस फंक्शनल स्किल्स को इम्प्रूव करे, फैसिलिटेट करे कि वो आगे बढ़े, प्रमोशंस हो, एम्प्लॉयज का बॉन्ड बने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसकी वजह से वो उन्हें समझ में आए कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे डेवलपमेंट के लिए भी कंसर्न्ड है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए भी कंसर्न्ड है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 4 of block 2 MPCE 031। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।